इस खतरनाक दौर से सबक लेते हुए हमें क्रांतिकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने समझने की जरूरत है। ऐसा करने से ये बात अपने आप समझ में आ जाती है कि जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं ये हमारे भले के लिए नहीं बनाया गया है। जिस व्यवस्था में अमीर और गरीब होता जाए और 100 में से 95% लोग शोषित, पीड़ित और वंचित हो, वो व्यवस्था जाहिर है कि 5% लोगों द्वारा 95% पर थोपी हुई है। अब सवाल ये है कि इस व्यवस्था में ही सुधार करने की जरूरत है या इसको पूरी तरह बदल देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें गरीब, शोषित, पीड़ित और लाचार, बेबस लोगों के लिए खूब दान पुण्य का इंतजाम किया जाए, उनकी सहायता करने के लिए संस्थाएं बनाई जाएं, या आप ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कोई गरीब, शोषित, पीड़ित और लाचार, बेबस हो ही नहीं। कोई भी सच्चा क्रांतिकारी दूसरी व्यवस्था का ही पक्षधर होगा, जैसे महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। इस मौजूदा व्यवस्था के कारण जब रोज हजारों लाखों समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो क्या हम कारण को समाप्त करने के बजाय रोज पैदा होने वाली रही हजारों लाखों समस्याओं के समाधान खोजने की हद दर्जे की मूर्खता करेंगे, जैसा कि पूंजीवादी सरकारें करती हैं? गरीबी नहीं खत्म करेंगे, गरीब तो रहेंगे ही, उनके कल्याण के लिए गरीब कल्याण आयोग बनाएंगे। ऐसे ही अपराध नहीं खत्म करेंगे या उन परिस्थितियों को ही बनने से नहीं रोकेंगे जिनमें अपराध होते हैं, बल्कि उसको अपने सिस्टम की अनिवार्यता मानते हुए अपराध होने के बाद क्या करना है इस पर कानून बनाएंगे और कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के जरिए लोगों को लूटकर अपनी अरबों खरबों रुपए की दुकानदारी चलाएंगे। इस सिस्टम से पैदा हुई बुनियादी समस्याएं जैसे गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई और ऐसी ही कई समस्याएं रोज बरोज विकराल और भयानक रूप लेती जा रही हैं, जिनके प्रति जनता में आक्रोश और विद्रोह की भावना भी बढ़ती है और एक क्रांति के द्वारा झूठ और फरेब पर टिके इस मौजूदा सिस्टम को बदल डालने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में असली दुश्मन से ध्यान हटाने के लिए जनता के सामने तरह तरह के नकली दुश्मन खड़े करके, जैसे धर्म, जात पात, दंगे और महामारियां आदि, इस खतरे को टालने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण बार बार आने वाली आर्थिक मंदी से पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों द्वारा खुद को बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे पौराणिक कथाओं में जब किसी बड़े राक्षस की मौत आती है तो वो मायाजाल रचकर नकली दुश्मन खड़े कर देता है और वो असली वाले से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अब जो असली राक्षस का अंत करने वाला होता है वो उसके द्वारा उत्पन्न नकली दुश्मन से लड़ने में उलझ जाता है और इस बीच असली राक्षस बचकर निकल जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो उन्होंने गुलाम बनाए रखने और गुलामी की जंजीरों को मजबूत करने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया था, जिसको वो भारत में रहकर काफी समय तक चलाते भी रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उन्हें लगा कि विश्व के कई गुलाम देशों में क्रांतियों की शुरुआत हो चुकी है और उन देशों द्वारा आजादी हासिल करने के बाद मेहनतकश जनता का राज भी कायम हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो 4 से 5 साम्राज्यवादी ताकतें पूरी दुनिया को गुलाम बनाकर लूट खसोट रही थीं, जिनमें ब्रिटेन भी प्रमुख था, आपसी लूट के बंटवारे को लेकर कि हम ज्यादा लूटेंगे आपस में लड़ने लगीं और इस लड़ाई में सभी लुटेरी ताकतें कमजोर हो गईं। दूसरी तरफ इन लुटेरी ताकतों का मसीहा हिटलर भी सोवियत संघ रूस के हाथों बुरी तरह मारा गया। इस सोवियत संघ रूस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1917 में ही क्रांति के जरिए लुटेरों का शासन खत्म करके मजदूरों, किसानों और मेहनतकशों का राज कायम किया जा चुका था। अब अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर भारत की जनता ने भी इस बीच क्रांति के जरिए हमें उखाड़ फेंका और यहाँ भी क्रांतिकारियों के नेतृत्व में मेहनतकशों का राज कायम हो गया, तो क्रांतिकारी सरकार तो हमारे लूट वाले सिस्टम को धूल में मिलाकर हमारी सारी लूट की दौलत जब्त कर लेगी। तब उन्होंने अपने इस झूठ, फरेब और लूट पर आधारित सिस्टम को चलाने वाले कुछ भारतीय मैनेजर तैयार किए और उनके हाथ में सत्ता का हस्तांतरण करके चले गए।
जैसे फैक्ट्री व इंडस्ट्री को चलाने के लिए खुद मालिक का वहां रहना जरूरी नहीं होता, उसका सारा काम मैनेजर देखता है। इसीलिए अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनके द्वारा बनाए गए कानून हूबहू लागू रहे, बल्कि मैनेजरों ने उन्हें संशोधित कर करके और जनविरोधी बना दिया। ये मैनेजर अंग्रेजों के भी बाप निकले। अंग्रेजों ने जिस औद्योगिकीकरण के लिए भारत में बुनियादी ढांचों, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, बिजली, परिवहन आदि का निर्माण किया था, ये उसी के सपने दिखा दिखाकर लोगों को ठगते और बेवकूफ बनाते रहे। लोगों को ये तो समझ में आता है कि बुनियादी ढांचा होना चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि औद्योगिकीकरण के बिना इन बुनियादी ढांचों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका लाभ औद्योगिक रूप से विकसित समाज में रहने वाले संपन्न लोग ही उठा सकता है, चाहे वो अस्पतालों का महंगा इलाज हो या अन्य कोई सुविधा। यहाँ तक कि इन मैनेजरों ने अपने विदेशी मालिकों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि आज भारत का हर एक वर्तमान का और भविष्य का पैदा होने वाला नागरिक लाखों रुपए की विदेशी पूंजी का कर्जदार है, और ये रकम निरंतर बढ़ती जा रही है। इस तरह भारत की जनता को भयानक आर्थिक गुलामी में फंसा दिया गया। अंग्रेजों सहित और भी साम्राज्यवादी ताकतें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समझ गई थीं कि लाठी बंदूक के दम पर हम किसी देश को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने मिलकर दुनिया के गरीबों के लूटे हुए पैसों से ही वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं का निर्माण करके भारत जैसे तमाम गरीब देशों को लोन देकर आर्थिक रूप से गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ये संस्थाएं आधुनिक महाजन, सूदखोर और साहूकार ही हैं। जैसे एक महाजन सूदखोर गरीब किसान को कर्ज देकर उसे अपने जाल में फंसाकर उसके जानवर, खेत आदि सब बिकवा देता है, फिर भी उस साहूकार का कर्ज अदा नहीं होता तो गरीब किसान को अपना बंधुआ मजदूर बना लेता है। इसके बाद भी वो महाजन के मायाजाल से निकल नहीं पाता और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम ही पैदा होती हैं। यही धंधा दुनिया के बड़े कारपोरेटों ने भी शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए भारत सरकार दुनिया के महाजनों, वर्ल्ड बैंक, IMF के आगे बार बार विकास के नाम पर कर्ज का कटोरा लेकर खड़ी हो जाती है। महाजन कहता है कि पिछले वाले कर्ज का ब्याज तक नहीं चुका पाए और कर्ज कैसे दे दें। इसके बाद कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि हम जो कहें, जैसे कहें, उसे आंख बंद करके अपने देश में लागू करना होगा। जिसका एक परिणाम है हिंदुस्तान में 20 सालों तक सरकारी भर्तियां बंद रहना। महाजनों ने कहा कि हमको तो हमारे कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हो, अपने देश में सरकारी नौकरियां दे देकर फालतू में लोगों को इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हो, ये सब सरकारी खर्चे कम करो, अपने देश के लोगों को दी गई सुविधाएं छीनो, तभी आगे उधार मिलेगा। काफी समय तक सरकारी भर्तियां बंद रहने से एक तरफ जहां सरकारी काम काज प्रभावित होने लगा, तो दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी भी बहुत बढ़ने लगी। सरकार फिर महाजनों के पास पहुंची कि अब क्या करें। तब महाजनों ने कहा कि अपने देश में पनप रही गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाओ और सरकारी भर्तियों की जगह प्राइवेट भर्तियां करो, जैसे डेली वेज, मस्टर रोल, संविदा, आउटसोर्सिंग आदि। इन्हीं कारणों से आज देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को गरीबी, बेरोजगारी या प्राइवेट गुलामी और असुरक्षित भविष्य की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।